एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक के सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो गाइस, ये चैप्टर आई नो तुम्हें बहुत लेंदी और डिफिकल्ट लगता है, अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं सबसे शॉर्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वाले। पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है आपको कि क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आंसर करना है, एवरीथिंग। और अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट लगा दिया है, आई टैब में जाके चैप्टर पढ़ लो, फिर ये क्वेश्चन भी कर लेना। चलो, पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डू द टर्म पोएट्स एंड पैनकेक्स इनकैप्सुलेट द थीम ऑफ द चैप्टर। तो भाई, कहीं ना कहीं आपको टाइटल का मतलब समझ क्या है, पोएट एंड पैनकेक। पता ना हो ना तो ऐसा लगेगा कि कोई पोएट बैठ के पैनकेक्स खा रहा है सुबह सुबह नाश्ते में, बट जब पढ़ते हो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है चैप्टर। तो बताओ कि कैसे, जब पढ़ लेते हो चैप्टर तो पता चलता है अरे पोएट पैनकेक से तो पूरे चैप्टर की थीम पता चल गई, दैट्स यू हैव टू टेल। तो पैनकेक रेफर टू द ब्रांड ऑफ मेकअप दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन लार्ज क्वांटिटीज। तो पैनकेक क्या था, चैप्टर पढ़ने के बाद होता है यार पैनकेक को खाने वाला नहीं है। पैनकेक क्या है, पैनकेक तो उस वाले मेकअप के ब्रांड का नाम है जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में बहुत लार्ज क्वांटिटीज में आता था, पता है ना। मेकअप का ब्रांड था ये, जैसे आजकल नहीं है सारे मेबेलिन, हुदा ब्यूटी, लैक्मे, ये सारे के सारे हमारे, ठीक है, वैसे ही जो है ये क्या था, ये भी एक ब्रांड था मेकअप का, यूज्ड एज अ बेस फॉर एक्टर्स मेकअप ड्यूरिंग फिल्मिंग। ओके, द टर्म पोएट्स की अगर हम बात करें, हाईलाइट्स दैट जेमिनी स्टूडियो वाज अ पॉपुलर स्पॉट फॉर पोएट्स। और पोएट्स से क्या पता चलता है कि भाई जेमिनी स्टूडियो ना एक अड्डा रहा करता था सभी पोएट्स का, इंक्लूडिंग इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर, हु इन्फ्लुएंस द स्टूडियो स्टाफ। इवन जो है इंग्लिश पोएट भी यहाँ पे आके जाते हैं, जिनका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू द मेकअप। तो वही उनका क्या मतलब था, फायरी मिजरी मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही फायर में, मतलब कि गर्मी की जो है आग में ऐसे बैठ के जो है परेशान होना, इसका क्या मतलब था उनका कि मेकअप रूम में जो लोग बैठे हैं वो तो गर्मी में झुलसते रहते हैं, वैसा उन्होंने क्यों कहा ये बताओ। तो मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो लुक लाइक अ हेयर कटिंग सलून। तो वो कैसा लगता था, जैसे हेयर बालों कटवाने वाला जो सलून होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता था। इट हैड अराउंड हाफ डजन मिरर, हर तरफ उसमें शीशे लगे हुए थे, ठीक है, विद इनकैंडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल अराउंड हिम। और हर जगहों पे इनकैंडेसेंट लाइट लगी हुई थी, यानी कि वो जो पुराने जमाने में, जो अभी आजकल तो एलईडी आ गई और सीएफएल्स आई, पहले फिर एलईडीज आ चुकी हैं, अब ऐसी लाइट नहीं होती, पहले वो 100 वॉट का बल्ब होता था, बड़ा सा बल्ब होता था, बहुत हीट एमिट करता था, ना जाने कितने बल्ब लगे होते थे। वो एक्ट्रेस का मेकअप करते थे ना लाइटनिंग के लिए, जैसे अब तुम रिंग लाइट वगैरह देखते हो, तो उस जमाने में वही यूज होता था। तो इसलिए उन्होंने कहा फायरी मिजरी, कितनी हीट में इतना ओवर मेकअप कराना पड़ता था सभी एक्टर्स को, ठीक है। तो thus the writer uses the fiery misery to denote uncomfortable situation of those subjected to makeup, कि जिनका मेकअप करा रहे, तो मेकअप इतना भारी भारी झेलना होगा, ऊपर से जो है गर्मी भी झेलनी होगी वो बल्बों की, ठीक है। चलो, what does the writer say about national integration in the studio। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, एकता, यूनिटी हो एक कंट्री के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग इकट्ठे होकर रहे, उसके बारे में इस चैप्टर में वो कहाँ हाईलाइट करते, तो वो हाईलाइट करते मेकअप डिपार्टमेंट की टीम के ऊपर। ये जितने भी लोग मेकअप करा करते थे जेमिनी स्टूडियो के एक्टर्स का, वो सभी अलग अलग कल्चर से आ रहे थे, अलग अलग स्टेट से आ रहे थे इंडिया की, और सब इतने अच्छे से मिक्सअप होकर काम किया करते थे। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक मैसेज देता है, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने में लिखा हुआ चैप्टर है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिले हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, तो 10-15 साल 20 साल मान लो आप, और तब तक बहुत सारी स्टेट्स जो है उनमें जो है यूनिटी बढ़ावे के लिए बहुत बात होती थी। आज के समय में तो देखो, वी नो वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी ऑल आर इंडियंस, बट तब बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जो स्टेटहुड डिमांड कर रही थी, बहुत कुछ चलता था। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि ये जो मैसेज है ना कि इंडिया की सभी स्टेट्स को इकट्ठा होकर रहना चाहिए, वो हमारे मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत सीरियस रहता था। तो द मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। वो किसका एग्जांपल था, नेशनल इंटीग्रेशन का था। अकॉर्डिंग टू ऑथर दिस इज सो बिकॉज, अकॉर्डिंग टू ऑथर ऐसा इसलिए बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजियस ग्रुप वर्क टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट। ऐसे लिखोगे आप इसको, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले, द डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय बंगाली, पहले डिपार्टमेंट के हेड एक बंगाली होते थे, हु वाज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, यानी कि जब वो चले जाते थे तो उनकी जगह एक महाराष्ट्रियन आते हैं, ठीक है। अदर हेल्पर्स इंक्लूडेड, अदर हेल्पर्स की अगर आप बात करो तो धरवर कन्नड़िका थे, आंध्र थे, आंध्र प्रदेश के थे, मद्रास इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंग्लो बर्मीज थे, एंड द लोकल तमिल्स ऑल्सो। तो इतनी सारी
स्टेट्स के लोग इकट्ठे मिलके वहाँ काम करते थे, उनमें प्यार था, उनमें भाईचारा था, वो एक दूसरे की मदद करते थे, फ्रेंडली रहते थे, तो ये नेशनल इंटीग्रेशन का ये कॉल था। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय अनहैप्पी इन द स्टूडियो? तो ऑफिस बॉय जो था वो कौन था और वो क्यों इतना परेशान रहता था, ये बताना है। ओके, तो द ऑफिस बॉय हैड जॉइन्ड द स्टूडियो years ago in the hope of becoming an actor or a screenwriter or a director or a lyricist. तो पूरा बताना है। ऑफिस बॉय was not actually a boy, ये भी लिख सकते हो, he was in his early 40s and he joined जो है हमारा ये जेमिनी स्टूडियो इन होप ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। वो सोचा था या तो एक्टर बन जाऊं या स्क्रीन राइटर बन जाऊं, डायरेक्टर बन जाऊं, लिरिसिस्ट बन जाऊं, कुछ तो यहाँ पे मैं बन ही जाऊं। बट द फैक्ट दैट ही एंडेड अप बिकमिंग नन ऑफ दीज लेफ्ट हिम फ्रस्ट्रेटेड। बट जब वो इनमें से कुछ भी नहीं बन पाता, वो ऑफिस बॉय बन जाता है, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है कि यार मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल क्यों नहीं कर पाया। अकॉर्डिंग टू हिम हिज great literally talent was being allowed to go waste in department fit only for barbers and perverts. तो उसका काम क्या होता था ऑफिस बॉय का, वो इधर उधर घूमता रहता था, सबकी मदद करता था और क्राउड की शूटिंग होती थी तो उनका मेकअप करता था। तो उसे लगता था यार मेरे में भी बहुत टैलेंट है, मैं बहुत लिख सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी बढ़िया शूटिंग कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ, एक्टिंग कर सकता हूँ, बट मेरा तो टैलेंट सारा वेस्ट हो रहा है इन गधों के साथ में। लिखा है उसने, बार्बर्स के और पर्वर्ट्स के साथ में जो ऐसी सजाने धजाने का लोगों को काम करे, मेरा तो यहाँ पे सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। ही यूज्ड टू डायरेक्ट हिज एंगर। अब वो अपना सारा गुस्सा किसकी तरफ डायरेक्ट करता था कि मेरी लाइफ में जो गलत हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, एट द ऑथर इवन दो इट वॉज मेंट फॉर कोठामंगलम सुबु। तो कहीं ना वो जब भी बैठता था ऑथर के पास में तो वो अपना भड़ास निकालता रहता था। भड़ास वो ऑर्डर पे नहीं लगाता था, भड़ास वो निकालना चाहता था कोठामंगलम सुबु के ऊपर। बट कहीं ना कहीं बैठ के तो हमारे ऑथर को ही सुननी पड़ती थी सारी बातें पूरा दिन। तो ही यूज्ड टू डायरेक्ट हिज एंगर एट द ऑथर इवन दो इट वाज मेंट फॉर कोठामंगलम सुबु। चलो, तो अभी आप ये इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। द ऑफिस बॉय, अगर हम बात करें ऑफिस बॉय का काम क्या था, इसका ये क्वेश्चन है। तो ऑफिस बॉय अप्लाइड मेकअप to the crowds, mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. ऑफिस बॉय के काम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये वो है। He had joined the studios in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or a lyrics writer. He was a bit of a poet. He was disappointed as he was placed low even in the hierarchy of the लोएस्ट लिखना है आपको, लोएस्ट इन द हायरार्की ऑफ द मेकअप मैन। ठीक है, तो वो डिसअपॉइंटेड इसलिए भी रहता था कि भाई मेकअप मैन में भी मुझे सबसे लोएस्ट पे रखा हुआ है। सो ही वाज डिसअपॉइंटेड एज ही वाज प्लेस्ड लोएस्ट इवन इन द हायरार्की ऑफ द मेकअप मैन। ये भी आप लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिड द पोएट एट द जेमिनी स्टूडियोज हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस? क्या जो ये जेमिनी स्टूडियो के पोएट्स थे इनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट था? तो इसके ऊपर चैप्टर में हमने बात की है। तो पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन। कोई ऐसे पॉलिटिक्स में बहुत उनका जो है इंटरेस्ट नहीं था। कॉमन पॉलिटिकल नोशन ऑफ द डे मैनेज्ड टू इन्फ्लुएंस देम बट वाज लिमिटेड टू वेयरिंग खादी एंड एडमायरिंग द गांधीयन फिलोसफी। तो पॉलिटिक्स उनको इफेक्ट करती थी, बट वो पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व रहते थे। बस वो क्या सबसे ज्यादा फॉलो करते थे पॉलिटिक्स का, वो गांधी जी की जो है फिलोसफी को सपोर्ट करते थे और खादी के कपड़े पहनते थे। गांधी जी की बताई हुई जो बातें होती थी उनको बहुत मानते थे। एंड दे वर एवर्स, एवर्स मतलब होता है पसंद नहीं करना। तो वो जो है पसंद नहीं करते थे एक वर्ड को जिसको हम कहते हैं कम्युनिज्म, बट हैड ओनली एरनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। बट इनको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इन्हें रियल मीनिंग नहीं पता था कम्युनिज्म का क्या होता है। तो कम्युनिज्म जो है उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक आइडियोलॉजी होती है जिसमें इक्वालिटी वाली जो है कंट्री बनाने का एक ऐसा सिस्टम हो कंट्री के अंदर जहाँ पे सब इक्वल हो, कोई अमीर ना रहे, कोई गरीब ना रहे, क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी बन जाए। वो ऐसी सोसाइटी बनाने का एक कम्युनिज्म आइडियोलॉजी होती है कि उसमें जो है ऐसा हो कि सब खुशी से रह रहे हो, कोई बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, कोई गरीब फार्मर ना हो, सब इक्वली मिल बांट के रह रहे हो, एक ऐसी आइडियोलॉजी। तो इसके ये खिलाफ थे क्योंकि इनको इसका ना तरीके से पता नहीं था कि इस आइडियोलॉजी में होता क्या है आखिर में। इन्होंने सुनी सुनाई बातों में जो पता था वो उसको ये मानते थे और आइडियोलॉजी से इस वाली ये नफरत करते थे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। बट हाँ, गांधी जी को जरूर मानते थे। हाउ डिड द लीगल एडवाइजर ब्रिंग सैड एंड टू द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर ऑफ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस इन द स्टूडियो? तो कैसे लीगल एडवाइजर ने हमारी एक ब्यूटीफुल से एक्ट्रेस का जो करियर अभी शुरू ही हुआ था और पीक पे था उसको खत्म कर दिया? चलो बताओ। तो लीगल एडवाइजर लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट व्हेन वंस शी ब्लू ओवर ऑन द सेट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। तो एक बार ऐसा होता है जब वो एक्ट्रेस जो है एकदम से चिल्ला रही होती है प्रोड्यूसर के ऊपर किसी बात की वजह से, तो वो चुपचाप रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर देता है। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ ही
played back the recording, और जब वो सांस लेने की रुकती है वो रिकॉर्डिंग चला देता है. She was struck dumb on hearing her own voice and never recovered from the shock. उसे शॉक से बुरा लग जाता है, शॉक लग जाता है, एंड वो कभी इस शॉक से रिकवर ही नहीं हो पाई. उसने एक्टिंग छोड़ दी और वो अपने घर वापस चली गई. दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट करियर ऑफ द एक्ट्रेस. ओके, Why is the visit of Englishman referred to as an unexplained mystery? तो एक इंग्लिशमैन आया था इनके स्टूडियो में. वो कौन था? वो एक पोएट था, स्टीफन स्पेंडर. वो उसका आना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री मानी गई थी. हमारे ऑथर को भी लगता था, अशोका मित्रन जी को, कि यार ये क्यों आया था. अपनी जब रिटायरमेंट भी हो जाती है ना, उसके भी बहुत सालों बाद इन्हें समझ में आता है अच्छा ये इसलिए आया था. तो आपको इसी पे आंसर करना है. तो why is the visit of Englishman referred to as unexplained mystery? तो the visit of Englishmen raised many queries and doubts in the minds of those who were working in the Gemini studio. तो सिर्फ हमारे ऑथर नहीं, सभी जो भी Gemini स्टूडियो में काम करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ये क्यों आया है स्टीफन स्पेंडर यहाँ पे. ठीक है. The Englishman's name was unfamiliar and his credentials too were not confirmed. तो ना ही उन्हें उस समय पे उनका नाम पता था, ना ही ये पता था कि ये क्यों आया, किससे एसोसिएटेड है. None could understand his speech, so everyone wondered why he had come to a film studio that made Tamil films for simple people who had no interest in English poetry. तो इसलिए वहां पे लोग सब कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसने जो बोला हमें इसकी स्पीच का भी समझ में नहीं आया, तो ये क्यों तमिल के सिंपल पीपल को आके अपनी इंग्लिश में स्पीच दे रहा है जिनको इंग्लिश पोइट्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. अब तुम अपनी ऑडियंस से तो जाके बात करोगे, एक ऐसे लोग जो तुम्हारी भाषा जानते ही नहीं है, तो उनको जाके स्पीच क्यों देने जाओगे. तो ये एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री थी जो बाद में खुल जाती है. जिसको चैप्टर पता है उसे पता होगा कि वो क्यों आया था, तो क्यों आए थे. सॉरी. व्हाई वाज द मॉरल रिटायरमेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो? तो मॉरल रिटायरमेंट आर्मी जैसे एमआरए कहते हैं, वो क्यों स्टूडियो में आए थे और उन्हें वेलकम क्यों किया गया था. तो फ्रैंक बुचरमैन्स मॉरल रिटायरमेंट आर्मी वाज वेलकम एट द स्टूडियो मेनली बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एसोसिएशन. उनकी पॉलिटिकल एसोसिएशन की वजह से उन्हें जेमिनी स्टूडियो में उनके बॉस ने वेलकम करा था. द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियोज वर एवर्स टू कम्युनिज्म. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे वो कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे. एंड हेंस वर रेडी टू प्ले होस्ट टू एमआरआई. एंड इसलिए उन्होंने एमआरए को सपोर्ट करा, क्योंकि एमआरए ना जो अपने प्लेस करती थी वो भी उसमें जो मैसेज देती थी वो कम्युनिज्म के खिलाफ होते थे. तो वो भी कम्युनिज्म के खिलाफ प्ले करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी. तो इसलिए इनके जो बॉस है वो उनको यहाँ बुला के यहाँ से प्लेस कराते हैं उनसे. अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टूडियो पीपल हार्डली एनी ऑक्यूपेशन and suffered from boredom. The MRI came as a welcome change to their monotonous days at the studio. और साथ ही के साथ में वहाँ के लोग खुश होते हैं MRI के आने से, क्योंकि इतना कोई काम उनका चल नहीं रहा था. जब MRI आ जाता है तो उन्हें काफी खुशी होती है, यार फन आ गया लाइफ में. ओके. नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज? तो सभी लोगों को लगता था यार क्या हम ही क्या ये क्या करते हैं, खाली बैठ रहे थे पूरा दिन. व्हाई सो, ऐसा क्यों था? तो द ऑथर सैट इन ए क्यूबिकल. वो एक क्यूबिकल में बैठे थे, यानी कि एक कमरा था जो क्यूब शेप का था ऑब्वियसली. उसमें सारी फ्रेंच विंडोज लगी हुई थी. ही ऑलवेज सीन टेयरिंग अप न्यूज़पेपर. वो हमेशा न्यूज़पेपर फाड़ते हुए दिखाई देते थे. Nobody understood the importance of what he was collecting, so he seemed to be doing nothing to all the other workers. तो किसी को समझ ही नहीं थी कि वो कितना जरूरी काम कर रहे हैं. पुरानी न्यूज की खबरें आज तक वो पता है तुम्हें काम आती होंगी, जो वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रखे हुए हैं. ठीक है. कुछ भी आपको पुराने जमाने की न्यूज पता लगानी हो, कोई इंस्पिरेशन लेनी हो, कोई आइडियाज लेनी हो, तो वो फाइल्स काम आती हैं अब. बट उस समय पे लोगों को लगा क्या है, अखबार फाड़ता रहता है बैठ के, वो किसी को समझ नहीं आता था. तो व्हाई डिड द मैगजीन द एनकाउंटर रिंग बेल इन राइटर्स माइंड? तो द एनकाउंटर मैगजीन उनके दिमाग में घंटी क्यों बजाती है? तो चलो पढ़ते हैं इसको, आंसर कैसे करोगे. तो द राइटर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनकाउंटर, अ ब्रिटिश पब्लिकेशन. तो भाई उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था, और वो शॉर्ट स्टोरी जो वो लिख के भेजते वो फिर किस में छपती, एनकाउंटर नाम की एक मैगजीन में छपती. तो इसलिए वो चेक करने चाहते कि सही में ये फ्रॉड तो कुछ नहीं है कि कहीं मैं पैसे खर्च करूँ, पोस्ट करूँ और कोई फ्रॉड हो. तो वो ब्रिटिश जो है लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि सच्ची में एनकाउंटर कोई मैगजीन है या नहीं. तो चलो देखते हैं आगे. तो चलो पढ़ते हैं. बिफोर सेंडिंग हिज एंट्री ही वेटेड कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पीरियोडिकल, सो ही विजिटेड ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी. तो इसलिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाते हैं. व्हेन द ऑथर रेड द एडिटर्स नेम, जब वो द एनकाउंटर के नीचे जो एडिटर था उसका नाम पढ़ते हैं, अ बेल रैंग इन हिज माइंड, एक घंटी बज जाती है उनके दिमाग में, क्योंकि एनकाउंटर के नीचे लिखा था इट वाज स्टीफन स्पेंडर. वो कौन था उसका राइटर? स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो. और ये वही पोएट थे जो थोड़े समय पहले जेमिनी स्टूडियो में आए थे और लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल के गए हैं. व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस अबाउट द बुक व्हिच द ऑथर टुक फ्रॉम द रोड साइड? तो ऑथर ने जो बुक खरीदी थी रोड साइड से वो कौन सी थी और उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे चैप्टर में? तो बुक थी द गॉड दैट फेल्ड. वाज द नेम ऑफ बुक व्हिच कॉट
द अटेंशन ऑफ द ऑथर। तो जो बुक थी जिन्होंने उनका अटेंशन हासिल करा था वो था द गॉड दैट फेल्ड। इट कंटेन एसेज ऑफ 6 एमिनेंट मेन, उसमें एसेज है 6 बहुत ही जो है काफी नोन इंसानों की, हमारे वर्ल्ड के, कंट्री के नहीं पूरे वर्ल्ड के, हु डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर रिटर्न फ्रॉम इट आफ्टर बीइंग डिसइल्यूजन, जिसमें जो इन 6 लोगों ने, इन 6 आदमियों ने बताया कि कैसे इन्हें पहले कम्युनिज्म में इंटरेस्ट आया। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी जान लो, बहुत जरूरी है चैप्टर के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल वालों को तो पता ही होगा, हिस्ट्री वालों को पता होगा, बट तुम भी जान लो, बाकी सारे बच्चे जो है, मैंने वीडियोस बहुत बनाए हैं कम्युनिज्म पे, अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है अपनी जो है कंट्री चलाने की, जिसमें सब कुछ इक्वालिटी से चले, सिंपल। तो ये उसके खिलाफ थे, ये जो लोग थे, अब इन्होंने जो ये 6 से लेके उसके खिलाफ थे, बट इनिशियली खिलाफ नहीं थे, पहले ये आइडियोलॉजी इन्हें पसंद आती है, इन्हें फॉलो करके फिर इन्हें लगता है घटिया है, तो ये उससे परेशान होके फिर एक एस्से लिखते हैं और लोगों को भी कहते हैं आप कम्युनिज्म का सपोर्ट मत करो, ठीक है। तो इट सडनली अज्यूम्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द ऑथर एज ही डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ द एसेज हैड बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। अब जब वो बुक देखते हैं, उन 6 ऑथर्स में से एक एसे स्टीफन स्पेंडर का भी था। द पोएट हु हैड विजिटेड द स्टूडियो, ही नाउ अंडरस्टूड द रीजन फॉर हैविंग बीइंग इनवाइटेड। तो अब उन्हें सारा ना डॉट्स जैसे होते हैं ना, वो एक अलग अलग ऐसे ही पजल वो क्लियर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, जो इनका पूरा का पूरा स्टूडियो था, वहां पे कम्युनिज्म से सब नफरत करते थे, इनके बॉस भी करते थे, एमआरआई को भी इन्होंने, एमआरए को भी इन्होंने इसलिए यहाँ पे इनवाइट करा था। तो भाई उस दिन जब स्टीफन स्पेंडर आए थे तो वो भी कम्युनिज्म के खिलाफ ही स्पीच देने आए थे, और ऑथर को याद भी था कि वो अपनी स्पीच में डेमोक्रेसी वगैरह का काफी डिस्कशन करे थे, मतलब इसलिए इनके बॉस ने इन्हें भी बुलाया था, ठीक है। चलो, तो ये इनके बहुत समय बाद जाके इन्हें ये डिस्क्लोज होता है। व्हाट इन्फ्लुएंस डिड फ्रैंक बुचरमैन हैव ऑन जेमिनी स्टूडियो। तो एमआरए फ्रैंक बुचरमैन की जो पूरी वो सर्कस आया था, तो वो क्यों, क्या इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, क्या कम्युनिज्म से रिलेटेड पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस कर पाते? तो नहीं, पॉलिटिकल तो कोई इन्फ्लुएंस वो करता नहीं, बट हाँ इनके प्लेस करने का तरीका, इनके फैंसी कॉस्ट्यूम से लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं और उसको जो है इंस्पिरेशन भी लेते हैं उससे। तो व्हेन फ्रैंक बुचरमैन्स बॉर्डर गारमेंट आर्मी विजिटेड मद्रास, दे रिसीव्ड अ वार्म रिसेप्शन। वहां के मद्रास के लोग, तमिल लोग बहुत खुश होते हैं, अरे वाह नए लोग आए हैं, अंग्रेज आए हैं बाहर से। दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस, वो 2 प्लेस दिखाते थे, जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। 2 प्लेस से जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर व्हिच वर वेल प्रोड्यूस्ड, काफी अच्छा प्रोडक्शन सेट वेट इनके अच्छे होते थे। द जेमिनी फैमिली एंजॉय दिस प्लेस सो मच दैट दे अटेंडेड मल्टीपल परफॉर्मेंसेस। तो जेमिनी के लोग इसको बहुत अच्छे से देखते थे। द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस ऑफ द प्लेस कंबाइंड विद इंप्रेसिव सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स इन्फ्लुएंस द तमिल ड्रामा कम्युनिटी। तो इनसे इन्फ्लुएंस होते थे, लीडिंग टू मेनी तमिल प्लेस अडॉप्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम जोथम वैली फॉर सेवरल ईयर्स। और इसलिए उन्होंने वो जो मॉर्निंग वाला सीन था उसको कॉपी भी करा था, कि सुबह सुबह ऐसे व्हाइट बैकग्राउंड पे यूं फ्लूट बजती हुई दिखानी है, तो वो सूर्योदय हो गया है, ये उन्होंने कॉपी भी करा था। चलो 13th क्वेश्चन, 15 करेंगे टोटल में। व्हाट वाज द थॉट ऑफ कम्युनिस्ट बाय स्टूडियो पीपल। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, इन्हें नफरत थी कम्युनिज्म से, तो ये क्या समझते थे कम्युनिस्ट वाले लोग कैसे होते हैं। तो जो कम्युनिज्म को फॉलो करे उसे कम्युनिस्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो, कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, जो भगवान पे किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करते, वो होते हैं कम्युनिस्ट लोग। एंड ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव, ना ही उसे अपने पेरेंट्स से प्यार होता है, ना ही अपनी वाइफ से प्यार होगा, ना ही बच्चों से प्यार होगा। ही हैड कंपनकेशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ही वाज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। या वो अपने बच्चों को भी मार देगा, वाइफ को भी मार देगा, पेरेंट्स को भी मार सकता है, और उसका एक ही काम है कि वायलेंस फैलाना पूरी दुनिया में। तो ये एक गलत नोशन बन रखा था कम्युनिज्म के लिए उन लोगों के दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं अब हम। डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट इन द जेमिनी स्टूडियो। तो आप रीड कर लो पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज द लुक ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, शुभू। शुभू के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में इसलिए रखा था कि जो समझदार होंगे ना, जिन्हें मतलब हाँ पढ़ना है, 15 क्वेश्चन पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इतने घंटे तो तुम रील चला के वेस्ट कर देते हो, कितनी हार्डली 20-25 मिनट की वीडियो होगी, तो 20 में जो लीव करके गए हैं, शुभू वाला टॉपिक रह गया भाई साहब। तो एंड तक देखना है हर चैप्टर के क्वेश्चन को, क्योंकि मिक्स्ड बैग है, ये नहीं कि स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट लगाए हैं मैंने। तो ये सबसे शुभू पे क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम, इंग्लिश के एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो देखते हैं। शुभू वाज अ मेनी साइडेड जीनियस हु गेव डेफिनेशन एंड डायरेक्शन टू स्टूडियो इन द गोल्डन ईयर्स। तो शुभू की आपको एक्सप्लेन करा है, शुभू जी कौन थे एंड ऑल दैट। तो शुभू वाज अ मैन ऑफ अ जीनियस, हैड सेपरेट आइडेंटिटी एट जेमिनी स्टूडियो। तो शुभू एक जीनियस की तरह इनकी आइडेंटिटी थी जेमिनी स्टूडियो में। ही वाज ऑलवेज चीयरफुल एंड विलिंग टू वर्क फॉर अदर्स। बहुत चीयरफुल रहते थे, सभी के लिए काम करने को तैयार होते थे। ही वाज लॉयल टू प्रिंसिपल एंड यूज्ड ऑल हिज क्रिएटिविटी टू हिज एडवांटेजेस।
He gave direction and definition to Gemini Studio. He composed story poems, novels, carved beautiful characters. He was highly capable literature writer. He was an amazing character and actor, but never aspired for leading roles. Shubhu was a charitable and important person. He supported dozens of near ones and dear ones. He was quite close to the boss and was taken as नंबर 2 ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो। तो ये सब है शुभू जी के बारे में कि वो काफी अच्छे स्क्रीन जो है डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी अच्छे थे, बट लीड रोल्स नहीं करते थे, करेक्टर्स अच्छे अच्छे बनाते थे, काफी चैरिटेबल पर्सन थे और नंबर 2 पे आते थे जेमिनाई स्टूडियो के अंदर। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड गाइस 15th क्वेश्चन ऑफ दिस पोएट्स एंड पैनकेक वाला चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। अब एक दिन जब लॉन्ग वाले कराऊंगी तब शुभू जी का लॉन्ग करेक्टर स्केच कराऊंगी, वहां से आप और पढ़ सकते हो उनके बारे में। तो नाउ आई एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।